नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज 5-6 दिन के बाद पीएससी मेंस वगैरह के पेपर थे मेरे और कुछ कंजंक्टिवाइटिस की परेशानी के कारण मैं आपसे पिछले 5-6 दिन से संपर्क नहीं कर पाया, इंटरेक्शन नहीं हो पाया अपना। अब उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ थोड़ी से और लेक्चर्स बचे हुए हैं प्राचीन भारत के। तो आज लेक्चर नंबर 74 पे बात करते हैं। गुप्तोत्तर काल का भाग 3, जो कि लास्ट भाग आज बात करनी है अपने को, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। स्थानेश्वर या थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ा जो राजवंश था वो यही था। इसके पहले हम दो भागों की बात और कर चुके हैं लेक्चर नंबर 72 और 73 में, तो वो जाके आप देखिए तो आपका सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पुष्यभूति ने पूर्वी पंजाब अर्थात हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित की। इसने अपनी राजधानी हरियाणा में थानेश्वर बनाई। थानेश्वर या स्थानेश्वर एक ही चीज है। तो पुष्यभूति ने गुप्तों की कमजोरी का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब अर्थात हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित की और हरियाणा में अपनी राजधानी कहां पे बनाई? थानेश्वर में। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पे थी? हरियाणा के थानेश्वर में। इसके शासकों का क्रम क्या है दोस्तों? तो शासकों का क्रम पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन है ना। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हैं, राज्यवर्धन सेकंड, हर्षवर्धन और राजश्री बेटी है। क्लियर है बात? तो आप ज्यादातर देखेंगे कि इनके शासकों के नाम में सूर्य का पर्यायवाची आ रहा है, जैसे प्रभाकर, आदित्य, है ना। तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य भगवान को सबसे पहले मानते थे, फिर उसके बाद शिव को मानते थे और बाद में हर्षवर्धन के आते आते तक बौद्ध की भी पूजा होने लगी। तो पूजा का क्रम क्या था दोस्तों? सूर्य की सबसे पहले पूजा होती थी, नाम में ही आदित्य और प्रभाकर लगा हुआ है। सूर्य को मानते थे पूर्वज। हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे वो सूर्य को मानते थे। हर्षवर्धन स्वयं शैव अनुयायी था और बाद में वो बौद्ध अनुयायी भी हो गया। तो सूर्य, शिव और बुद्ध तीनों की पूजा होती थी इसी क्रम में। अब शासकों का क्रम देख लें आप। पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और उसके 3 बच्चे, राज्यवर्धन सेकंड, हर्षवर्धन और राजश्री। इसका मैंने टेका बनाया है, कोडिंग की है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। ठानो पुनरा आप राजश्री लोगे, है ना। आजकल सो कॉल्ड एक गुटखा आता है खाने का, पान मसाला जिसको बोलते हैं, वो आता है। तो वो हमारे उत्तर भारत में बहुत चलता है, राजश्री करके नाम है उसका, राजश्री, ठीक है। तो वही चीज है कि ठानो, आप ठान लो, आप अपने मन में ठान लो कि आप पुनः जो है पुनरा आप राजश्री लोगे। आप फिर से राजश्री गुटके का पाउच खरीद के लाओगे। ठान लो, ठानो पुनरा आप राजश्री लोगे। तो देख लीजिए, ठानो मतलब इस थानेश्वर। ठानो का मतलब क्या है दोस्तों? थानेश्वर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनलार्ज करके भी देख सकते हैं, हर एक शब्द आपको समझ में आएगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो थानो मतलब स्थानेश्वर, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। पू से मतलब है पुष्यभूति, ना से मतलब है नरवर्धन, रा से मतलब है राज्यवर्धन, आ से मतलब है आदित्यवर्धन, पा से मतलब है प्रभाकर वर्धन। तो ठानो पुनरा आप, पुनरा मतलब पुनः, रिपीटेटिवली, पुनरा आप राजश्री लोगे। तो आ से मतलब आदित्यवर्धन और पा से मतलब प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हैं। कौन कौन है? राजश्री लोगे। राजश्री को क्या बोल रहा हूं मैं? राजश्री लोगे। तो राज्यवर्धन सेकंड, क्योंकि राज्यवर्धन फर्स्ट तो यहां आ गए हैं, तो राज्यवर्धन सेकंड, फिर हा से मतलब हर्षवर्धन छोटा पुत्र है, और श्री मतलब राजश्री, है ना। और राजश्री जो बहन थी हर्षवर्धन की, इसकी शादी मौखरी वंश के राजकुमार ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। तो ग्रहवर्मा की पत्नी थी। इसकी कहानी अपन पहले देख चुके थे कि किस तरीके से शशांक और देवगुप्त ने मिलकर हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन की हत्या की थी। हर्षवर्धन की बहन तो ग्रहवर्मन को ब्याही थी, जो राजश्री थी, और हर्षवर्धन की पुत्री भी थी, वो बल्लभी नरेश ध्रुवसेन सेकंड को ब्याही थी। तो हर्षवर्धन ने किस तरीके से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, मतलब बल्लभी के मैत्रकों से भी उसके संबंध थे और यहाँ पे कन्नौज के मौखरी से भी संबंध थे। तो दोनों उनके मित्र राज्य थे। तो हर्षवर्धन की बहन ग्रहवर्मन को ब्याही थी, जबकि हर्षवर्धन की पुत्री बल्लभी के ध्रुवसेन सेकंड को ब्याही थी।
ठीक है, तो शासकों का क्रम याद हो जाएगा दोस्तों। ठानो, पुनरा आप राजश्री लोगे, ठानो, पुनरा आप राजश्री लोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहले शासक के बारे में जिसका नाम है पुष्यभूति। तो संस्थापक था और पुष्यभूति के बाद फिर इंपॉर्टेंट सीधे आ जाते हैं अपन प्रभाकर वर्धन पे। तो प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं। प्रभाकर मतलब सूर्य। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक कहलाता है। वर्धन वंश, इसको स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश भी बोलेंगे या वर्धन वंश भी बोलेंगे, क्योंकि वर्धन शब्द के नाम के आगे वर्धन लगा हुआ है। तो वर्धन वंश की शक्ति का प्रतिष्ठापक एवं संस्थापक कहलाता है। उपाधियां इसने बहुत बेहतरीन उपाधियां ली हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां ली हैं, यहां से प्रश्न आता ही है परीक्षा में। उपाधियां ली हैं इसने हूण, हरिण, केसरी। चूंकि इनके समय पश्चिम भारत से हूणों का आक्रमण बहुत हो रहा था, यहां से हूणों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसने हूण, हरिण, केसरी की उपाधि धारण की, अर्थात हूण रूपी हिरण के लिए केसरी मतलब सिंह के समान। हूण, हरिण, केसरी, हूण रूपी हिरण के लिए केसरी मतलब सिंह के समान। दूसरी उपाधि ली है सिंधु राज ज्वर, सिंधु राज के लिए ज्वर के समान। सिंधु राज जो ऊपर से सिंधु नदी से आ रहे हैं, सिंधु राज के लिए ज्वर के समान। गुर्जर प्रजागर, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। गुर्जर प्रजागर की अगली उपाधि कौन सी है? गुर्जर प्रजागर, तो गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। नेक्स्ट है गांधार धिप गंध द्वीप कत हस्ती ज्वरो, बड़ी लंबी सी उपाधि है। गांधार धिप गंध द्वीप कत हस्ती ज्वरो, अर्थात गांधार राजा जो सुगंधी राज है उसके लिए महान हस्त ज्वर या महामारी के जैसा है ना। गांधार राजा सुगंधी राज जो था उसके लिए महान हस्त ज्वर या महामारी या एपिडेमिक के जैसा था ये। गांधार धिप गंध द्वीप कत हस्ती ज्वरो, हस्त ज्वर जैसा, हाथी के ज्वर जैसा, महामारी के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट उपाधि थी लाट पाट वपाट चरो। लाट पाट वपाट चरो, चंचलता को नष्ट करने वाला। फिर मालव लक्ष्मी लता पाशु, नेक्स्ट उपाधि है मालव लक्ष्मी लता पाशु। मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए या मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान। पाश, पाश का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। तो मालव रूपी लक्ष्मी लता के लिए पाश के समान, मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान, ये भी उपाधि थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसकी उपाधियां 6 लगभग उपाधियां हैं। हूण, हरिण, केसरी, सिंधु राज ज्वर, गुर्जर प्रजागर, गांधार धिप गंध द्वीप कत हस्ती ज्वरो और लाट पाट वपाट चरो और मालव लक्ष्मी लता पाशु। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अर्थात प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे किया? मौखरी के राजकुमार राजा ग्रहवर्मन से किया। क्लियर है बात, है ना। अब बात करते हैं प्रभाकर वर्धन के बाद कौन आया? राज्यवर्धन, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, राज्यवर्धन 2। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यह शासक बना और शशांक ने षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी। पहले तो शशांक और देवगुप्त ने मिलकर, मालवा का शासक था देवगुप्त और शशांक जो है वो गौड़ वंशीय शासक था बंगाल में। तो शशांक, और पहले कहानी पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, तो शशांक और देवगुप्त ने मिलकर पहले ग्रहवर्मन को मारा और फिर धोखे से इसने, शशांक ने जो है इसको मार दिया, राज्यवर्धन 2 को मार दिया। तो शशांक ने षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी, 606 एडी में कर दी, है ना। और पूरी कहानी इसकी पीछे देख चुके हैं। अब 606 में कौन गद्दी पे बैठ रहा है? हर्षवर्धन बैठ रहा है, छोटा भैया इसका, राज्यवर्धन का। तो 606 एडी हर्षवर्धन, है ना। तो हर्षवर्धन का टाइम याद रखेंगे आप, 606 एडी। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है हर्षवर्धन। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है हर्षवर्धन। और अपने बड़े भाई के हत्यारे शशांक, गौड़ वंश का, बंगाल में, शशांक को मारने हेतु बंगाल जाते समय रास्ते में कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के दूत हंसवेग से मित्रता होती है ना। तो असम में जो कामरूप का राजा होता है भास्कर वर्मन, और भास्कर वर्मन का दूत जो है वो हंसवेग से ये मिलता है और मित्रता कर लेता है अपनी बहन को, जब ये ढूंढने जाता है, शशांक को मारने जाता है। इसी बीच शशांक की कैद से भागी हुई इसकी बहन जो राजश्री है वो विंध्याचल पर्वत की तरफ आत्महत्या करने हेतु जाती है, लेकिन बीच में एक बौद्ध साधु मिल जाते हैं जिनका नाम होता है आचार्य दिवाकर।
तो आचार्य दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन जो है वो अपनी बहन को समय रहते बचा लेते हैं। विंध्याचल में वो सती होने जाती हैं, पहाड़ी से नीचे कूदने जाती हैं, तो वो अपने आप को वो अपनी बहन को बचा लेता है। कौन? हर्षवर्धन सेकंड, अपनी बहन राजश्री को। किसकी मदद से? आचार्य दिवाकर। इन्हीं आचार्य दिवाकर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हर्षवर्धन पे, और हर्षवर्धन जो है बाद में बौद्ध धर्म मानने लगते हैं शैव के अलावा। इधर ग्रहवर्मा की मृत्यु से, अब चूंकि ग्रहवर्मन को मार चुके हैं ये शशांक और देवगुप्त मिलके, तो इधर ग्रहवर्मा की मृत्यु से कन्नौज की गद्दी खाली पड़ी है। तो राजश्री बोलती है कि भैया तुम संभाल लो अब इसको। तो हर्षवर्धन अपने राज्य में इसको कन्नौज को भी मिला लेता है और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले राजधानी थानेश्वर थी, हर्षवर्धन के पहले तक राजधानी थानेश्वर थी, उसके बाद राजधानी कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है? कन्नौज। तो हर्षवर्धन कन्नौज को अपने इसमें मिला लेता है, ग्रहवर्मा का जो राज्य कन्नौज होता है, और उसको फिर राजधानी भी बना लेता है पूरे पुष्यभूति वंश की। हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार की मंशा उसके अंदर भी पैदा हो जाती है, और दक्षिण में नर्मदा के इस पार, नर्मदा के ऊपर की तरफ हर्षवर्धन बैठा हुआ है और नर्मदा के नीचे की तरफ कौन बैठे हैं? पुलकेशिन। तो नर्मदा के नीचे की तरफ जो है पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है, लेकिन पुलकेशिन इसको हरा देता है, हर्षवर्धन की हार हो जाती है। ठीक है, ये सब कहानियां पहले पढ़ चुके हैं। अब साहित्य की बात करेंगे, हर्षवर्धन में साहित्य की बात। ठीक है, तो हर्षवर्धन के साहित्य में हर्षवर्धन की एक उपाधि ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिलादित्य की उपाधि मिली थी इसको, शिलादित्य। आदित्य शब्द इसमें भी आ गया, देखिए सूर्य से संबंधित, क्योंकि इनके पूर्वज जो है वो सूर्य को पूजते हैं। तो शिलादित्य की उपाधि मिली हुई है हर्षवर्धन को। साहित्य देखिए तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। अब इसमें क्या है? ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास बाणभट्ट ने किया। ऐतिहासिक विषय पर सबसे पहला गद्य काव्य लिखने का प्रयास बाणभट्ट ने किया। हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं। इस पूरी हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखी है इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें से पहले 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने स्वयं अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। बाकी के 5 अध्यायों में हर्ष का प्रारंभिक जीवन, उसका राज्यारोहण, सैनिक अभियान, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा है। ठीक है, तो और बात करते हैं हर्ष के बारे में आगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हर्षवर्धन में साहित्य में। हर्षवर्धन के समय एक किताब लिखी गई थी कादंबरी, और कादंबरी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, उन्होंने कादंबरी लिखी है। ध्यान दीजिएगा, कादंबरी को चिदंबरा से कंफ्यूज नहीं करना है। चिदंबरा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट के पूर्वज जो है वो नर्मदा के किनारे रहते थे, जहां पे बाण सागर डैम बना हुआ है। तो बाणभट्ट के पूर्वज रहते थे, इसलिए उसका नाम बाण सागर डैम वहां पे जो रीवा के पास देवलोन में है। ठीक है, तो बाणभट्ट ने लिखी है कादंबरी। संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास है कादंबरी, संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास है कादंबरी। इससे हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। हर्ष के काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान किससे होता है? कादंबरी से। हर्ष द्वारा स्वयं लिखे गए ग्रंथ, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि माधव नामक व्यक्ति से उसने लिखवाया है और उस पर अपना नाम कर लिया। जिस तरीके से आजकल रिसर्च पेपर लिखवाते किसी और से हैं, नाम अपना पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो हर्ष द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना? प्रिय है ना, पिरना है ना, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 जो हैं हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। हर्ष के दरबार में मयूर नाम का एक विद्वान था दोस्तों। मयूर नाम के विद्वान ने कुष्ठ रोग को ठीक करने हेतु सूर्य की उपासना की थी। आज भी आप जानते होंगे कि सूर्य की उपासना का उद्देश्य क्या होता है? चेहरे पे कांति लाना, सुंदरता लाना। एक उद्देश्य यह भी होता है सूर्य की उपासना का, ओज लाना, तेज लाना, ऐश्वर्य लाना, ये सारी चीजें। तो हर्ष के दरबार में मयूर नामक जो विद्वान था, उसने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए लेप्रोसी, बैक्टीरियम लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को ठीक करने हेतु सूर्य की उपासना की थी। और इसने मयूर शतक और सूर्य शतक नामक किताब भी लिखी थी। मयूर शतक या सूर्य शतक नाम की किताब भी लिखी थी। और मैं अभी कुछ मिनट पहले बता चुका हूं आपको कि हर्षवर्धन के पूर्वज कहीं ना कहीं सूर्य की पूजा सर्वप्रथम करते थे।
हर्षवर्धन स्वयं सूर्य की पूजा करता था, फिर शिव को मानता था और अंततः जो दिवाकर के प्रभाव में आकर वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। हरिदत्त तथा जयसेन अन्य दूसरे विद्वान थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिदत्त और जयसेन। अब ह्वेनसांग, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, इसी समय 629 में भारत आया और 645 तक भारत में रहा, लगभग 15 साल। तो ह्वेनसांग 629 में, जबकि हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से शुरू होता है? 606 एडी से शुरू होता है। तो ह्वेनसांग 629 में आता है, भारत में रहता है 15 साल। अपनी भारत यात्रा संस्मरण को सी यू की नामक किताब में लिखता है ह्वेनसांग, और भारत को नाम देता है वो इंतु। हिंदू नहीं बोल पाता, हिंदुस्तान नहीं बोल पाता, हिंदू नहीं बोल पाता, तो इंतु भारत को नाम देता है। ये इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, भीनमाल राजस्थान में है, भीनमाल की भी यात्रा की थी, कहीं मैंने ये प्रश्न देखा है। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आया है। यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि भी कहते हैं। इसने हर्ष को फीसे, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को फीसे मतलब पैसे वैश्य जाति है ना, तो इसने हर्षवर्धन को फीसे या वैश्य जाति का बताया है। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि भी दी थी, पहले भी बता चुका हूं मैं। शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को किसने दी है? ह्वेनसांग ने। इसने शूद्रों को कृषक कहा है, ध्यान देंगे, शूद्रों को क्या कहा है इसने? कृषक कहा है। और इसके समय नालंदा के प्रधानाचार्य जो थे वो शीलभद्र नामक प्रोफेसर थे। ये पूछा गया है प्रश्न, नालंदा के प्रधानाचार्य कौन थे इसके समय? शीलभद्र। और इसने बताया कि भारत में सिंचाई या घटी यंत्र के द्वारा होती थी, ये प्रश्न आ चुका है, घटी यंत्र या रहट। तो ह्वेनसांग ने बताया कि भारत में रहट समझते हैं ना, कुएं से वो घूमता रहता है पहिए और डब्बे जो है बाहर पानी को ऐसे पानी में डूबता है, डब्बा पानी में डूबता है और फिर बाहर आके फेंकता है, फिर डूबता है, फिर बाहर ऐसे डब्बे लगे होते हैं, वो रहट होता है। ठीक है, तो भारत में सिंचाई या घटी यंत्र के द्वारा, सिंचाई जो है वो घटी यंत्र या रहट के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट, भारत अरब, ईरान और कंबोज से, भारत कहां कहां से? अरब, ईरान और कंबोज से घोड़े खरीदता है। ठीक है, वाराणसी में रेशम फेमस है, वाराणसी में इस तरीके से भी उसने बताया है। मथुरा में सूती कपड़ा मथुरा का फेमस है, इस तरीके से भी बताया है उसने। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा एवं प्रयाग की महामोक्ष परिषद का वर्णन किया है। सुपर इंपॉर्टेंट, पीएससी मेंस में कभी भी 3 नंबर में महामोक्ष परिषद आएगी ही आएगी, ये मान के रखिए आप। तो ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा एवं प्रयाग मतलब इलाहाबाद की महामोक्ष परिषद का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, महामोक्ष परिषद को ही कुंभ के मेले का आरंभ माना जा सकता है। तो महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। महामोक्ष परिषद हर 5वें वर्ष में दान करने हेतु बुलाता था हर्षवर्धन 5 साल में जो मुनाफा कमाता था, अपना व्यक्तिगत मुनाफा जो कमाता था, उस मुनाफे को दान करने के लिए वो महामोक्ष परिषद हर 5वें साल में बुलाता था। और ह्वेनसांग ने इसका 6वां एडिशन जो है उसमें भाग लिया था। महामोक्ष परिषद का जो 6वां सम्मेलन या अधिवेशन हुआ है उसमें ह्वेनसांग ने भाग लिया था। एक बार जो कन्नौज की धर्मसभा जब चल रही थी तो एक बार धर्मसभा ने ब्राह्मणों से कुछ अनबन होने के कारण, ब्राह्मणों के कुछ उत्पात के कारण, इसने हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को सभा के बाहर कर दिया था। ठीक है, तो यह इंसिडेंट है, जैसा सुना वैसा बताया। ह्वेनसांग ने नालंदा में अपना नाम प्रकाशमती रखा था। ह्वेनसांग पढ़ने के लिए भारत में आया था, स्टडी के लिए, तो नालंदा में उसने एडमिशन लिया, अपना नाम क्या रखा था? प्रकाशमती। और हर्षवर्धन का कोई पुत्र ना होने के कारण जो है पुष्यभूति वंश जो है यहां पे समाप्त हो जाता है। तो हर्ष से संबंधित सारी चीजें हैं। इसमें मैंने आपको कोडिंग जो बताई है वो ये है कि ठानो पुनरा आप राष्ट्रीय लोगे, ठानो पुनरा आप राष्ट्रीय लोगे, ये शासकों का क्रम है। और फिर शासकों में भी सबसे प्रतापी पुरी, शशांक, देवगुप्त, राजश्री, राज्यवर्धन, इन सब की कहानी मालूम होना चाहिए। प्रभाकर वर्धन की जो है सारी की सारी उपाधियां मालूम होना चाहिए। और बाकी पूरा का पूरा स्टेज जो है वो किसके लिए है? हर्षवर्धन और ह्वेनसांग के लिए है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आज से अपना सफर फिर से कंटिन्यू उत्साह के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, विघ्न बाधा तो समय समय पर थोड़े थोड़े आते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए सफर स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है, बाधा आ सकती है, लेकिन थम नहीं सकता। आपको भी नहीं थमना है। इसी विचार के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।